न्यूज 18 प्राइम का वक्त है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के लिए बुधवार यानी 10 मई को वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक हुई और यह संपन्न हो चुकी है। कर्नाटक के सभी जिलों में पोलिंग स्टेशन पर सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग अपना वोट डालने पहुंचे। अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई की जानकारी के मुताबिक शाम 5 बजे तक 65.69% वोटिंग हो चुकी है। राज्य की 224 सीटों से 2614 उम्मीदवार मैदान में रहे। चुनाव के नतीजे 13 मई को घोषित होंगे। हम आपको 8 तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं तमाम नेताओं की जिन्होंने आज वोट डाला है। वीआईपी वोटिंग की ये तस्वीरें। बीएस येदुरप्पा, वसईराज बोम्मई, तेजस्वी सूर्या, केएस ईश्वरप्पा, शोभा कारंदलाजे, एचडी कुमारस्वामी, डीके शिव कुमार, जगदीश शेट्टार। क्या इन्हीं एक वोटर में से अगला मुख्यमंत्री कर्नाटक को मिलने वाला है? बड़ा सवाल यही है। 13 मई को नतीजे आएंगे। तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के लिए वोटिंग खत्म हो गई है और दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में बंद हो चुकी है। यह खास रिपोर्ट देखते हैं। बजरंग बली की, बजरंग बली की। जय हिंद, जय हिंद, धन्यवाद। भावना का पान, कर्नाटक की संस्कृति यहाँ के गौरव का पान है। प्रधानमंत्री जी, अगर कर्नाटक में आतंक है तो बेरोजगारी का आतंक है। सब लोगों ने कहा कि कर्नाटक की सरकार 40% कमीशन चोरी की सरकार है। कर्नाटक में विकास की गंगा बहती रहे, इसलिए कमल के निशान पर वोट मांगने के लिए आया हूं। वादों और दावों का दौर बीत गया क्योंकि कर्नाटक की सियासी किस्मत और वहां की जनता का मत दोनों ईवीएम में बंद हो चुके हैं। अब सवाल है कि क्या कर्नाटक में 38 साल का रिवाज बदलेगा और बीजेपी की फिर सरकार बनेगी या फिर सत्ता में बदलाव होगा? 3 दिन के बाद 13 मई को ये तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी, लेकिन जीत का दावा हर तरफ से हुआ है। पूरे कर्नाटक को देखें तो 2018 का चुनाव आपने बतौर अध्यक्ष लड़वाया था। अब आप गृह मंत्री हैं, कैसा दिख रहा है ये चुनाव आपको यहाँ से? इस बार हम निश्चित रूप से थोड़ी कमी 18 में रह गई थी, इसको पूरा करेंगे और पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बीजेपी की कर्नाटक में कितनी सीटें आ रही हैं? बहुमत के साथ अच्छी तरीके से कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। हमारी सरकार आने वाली है, उसको कोई नहीं रोक सकता। 40 नंबर से इनको प्यार है, मोहब्बत है। कर्नाटक की जनता इनको 40 सीटें देगी। चुनाव में जहरीले सांप पर भी घमासान हुआ और कांग्रेस पर बीजेपी ने बजरंग बाण भी चला दिया। अब बड़ा सवाल है कि जीत के किसके दावे में कितना दम है। इसका जवाब जानने के लिए अगले 1 घंटे देखिए कर्नाटक पर महापोल, क्योंकि असद ने यह कसम खाई थी कि वो उमेश के सीने में गोली मारेगा। यह सनसनीखेज खुलासा हुआ है और हैरान करने वाली बात यह, असद ने जेल में बंद अपने चाचा अशरफ के सामने उमेश पाल की हत्या करने का ऐलान कर दिया था। असद की आखिरी कसम। उमेश की हत्या की खाई थी कसम। असद बोला था उमेश के सीने में गोली मारूंगा।
उमेश पाल की हत्या को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है और ये खुलासा हुआ असद को लेकर। अतीक के बेटे असद ने कसम खाई थी कि वो उमेश पाल की हत्या करेगा, उमेश पाल को सीने पर गोली मारेगा। सूत्रों के मुताबिक उमेश ने फोन पर बातचीत के दौरान अतीक को शाइस्ता के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद असद का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। इसके बाद उमेश की हत्या का षड्यंत्र रचा गया था। बरेली जेल में असद ने कहा था कि उमेश के सीने पर गोली मारूंगा। असद इस कदर भड़का हुआ था कि उसने बरेली जेल में अशरफ और दूसरे लोगों के सामने कहा था कि वो उमेश के सीने में गोली मारेगा। हालांकि अशरफ ने उसे शांत करते हुए कहा था कि वो कार से नहीं उतरेगा, लेकिन जब उमेश पर हमला किया गया तो असद न सिर्फ कार से उतरा बल्कि उसने उमेश को कई गोलियां भी मारी। उसमें से एक उमेश के सीने पर लगी थी। असद की इस कसम को लेकर असद के दोस्त आतिन जफर ने पुलिस की पूछताछ में खुलासा किया है। उमेश पाल हत्याकांड से कुछ दिन पहले गुड्डू मुस्लिम ने अपने मोबाइल से उमेश और अतीक की बात करवाई थी। इसी दौरान दोनों के बीच बहस हुई। अतीक ने गालियां दी थी। अतीक ने गालियां दी तो उमेश ने भी पलटकर गाली गलौज की। इसके साथ ही उसने शाइस्ता के बारे में भी टिप्पणी करी। शायद किसी ने पहली बार अतीक को सामने से गाली दी थी। इसे लेकर अतीक भड़का तो पूरा कुनबा उमेश के खून का प्यासा हो गया। 11 फरवरी को असद गुलाम, गुड्डू मुस्लिम, विजय चौधरी उर्फ उस्मान समेत सभी लोग बरेली जेल पहुंचे थे। इसके बाद उमेश की हत्या की पूरी प्लानिंग तैयार की गई थी। प्लान के मुताबिक असद को गाड़ी से नीचे नहीं उतरना था, लेकिन जब वो उमेश की हत्या के लिए पहुंचा तो असद के सर पर खून सवार हो गया। उसे अपनी कसम याद आ गई। उसने अशरफ से कहा कि वो खुद उमेश के सीने पर गोली मारेगा। असद ने वही किया जो उसके मन में था। उमेश को उसने कई गोलियां मारी। उमेश को दौड़ाते हुए वो अंदर तक गया। अंत में उसने उमेश के सीने पर गोली मार दी थी। इस तरह असद ने अपनी आखिरी कसम पूरी की, लेकिन उसका अंजाम उसे अपनी जान देकर भुगतना पड़ा, क्योंकि यूपी में ऐसी गुंडागर्दी करने वालों के लिए सिर्फ और सिर्फ जीरो टॉलरेंस की नीति फॉलो की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं शाइस्ता फरार है, उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा। लेकिन इसी बीच शाइस्ता की नई साजिश का खुलासा हुआ है। क्या है ये साजिश, आप खुद देखिए। शाइस्ता ने छोड़ा बुर्का, शाइस्ता ने ओढ़ा भगवा। भगवा पहनकर छिप रही है शाइस्ता। पुलिस शाइस्ता की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन इसी बीच बड़ा खुलासा हुआ है कि पुलिस को चकमा देने के लिए शाइस्ता ने बुर्का छोड़ भगवा ओढ़ लिया है। पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए वो भगवा वस्त्र ओढ़कर भागती फिर रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस जब 17 अप्रैल को मरियाडीह की गलियों की खाक छान रही थी, तब गुड्डू मुस्लिम की मदद से शाइस्ता परवीन गंगा के रास्ते स्टीमर से फरार हो गई थी। बताया जा रहा है कि शाइस्ता परवीन स्टीमर से गंगा के रास्ते संगम इलाके में पहुंची थी। इसके बाद शाइस्ता ने संगम से सतना तक का सफर भगवा वस्त्र धारण करके कार से किया था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शाइस्ता सतना से ट्रक के जरिए मुंबई के बांद्रा पहुंची। इस मामले में पुलिस टीम ने स्टीमर के मालिक को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। स्टीमर के जरिए जब शाइस्ता फरार हुई थी, उस वक्त शाइस्ता परवीन के साथ अतीक का गनर रहा एहतेशाम भी मौजूद था। अतीक अहमद का गुर्का गुड्डू मामा अमरूद का बड़ा व्यापारी है। गुड्डू मामा की मदद से ही शाइस्ता प्रयागराज से फरार हुई थी। सतना जाने वाले रास्ते पर लगे सीसीटीवी फुटेज को पुलिस खंगाल रही है। यूपी एसटीएफ की एक टीम शाइस्ता की तलाश में बांद्रा भी गई। बांद्रा में अतीक के कारोबारियों के ठिकाने पर एसटीएफ ने छापेमारी भी की, लेकिन अब तक शाइस्ता का कुछ पता नहीं चल पाया है। पुलिस अब इस बात का ध्यान रख रही है कि हो सकता है
शाइस्ता जब भी बाहर निकलती हो तो भगवा वस्त्र पहनकर निकलती हो ताकि किसी को उस पर शक न हो। यानी पुलिस से बचने के लिए अब शाइस्ता ने बुर्का छोड़ भगवा की आड़ ले ली है। लेकिन पुलिस लगातार शाइस्ता के चारों तरफ शिकंजा कसती जा रही है और वो लाख कोशिश कर ले, ज्यादा दिन शाइस्ता का बचना संभव नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए प्रयागराज से धारा सिंह की रिपोर्ट। फिल्म द केरल स्टोरी में जिस सच का दावा किया गया उसके बाद पूरे देश में सियासत गर्म है। कुछ सियासी दल जहां इसे प्रोपेगेंडा करार दे रहे हैं तो कई दलों ने इसे हकीकत से जुड़ा हुआ बताया है। फिल्म द केरला स्टोरी के जरिए जिस सच को बयान करने का दावा किया गया उस पर सियासत भी जमकर हो रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने इस फिल्म पर रोक लगा दी। राज्य की मुख्यमंत्री ने इस पूरी फिल्म को कश्मीर फाइल्स की तरह प्रोपेगेंडा करार दिया। Why this Kashmir files? To humiliate one section. What is this Kerala files? Though I don't support the CPM people, I am talking about the people. I am not talking about the CPM party because they are working with BJP. Instead of me, it was their duty to criticize it. But they work together. I'm sorry, I will request the state government chief minister. Very sad that your party is working with BJP. And that BJP is showing the Kerala files a distorted stories. पश्चिम बंगाल सरकार के इस फैसले का हालांकि फिल्मी दुनिया से जुड़े लोग विरोध कर रहे हैं। फिल्म निर्माता अशोक पंडित का कहना है कि ऐसे फैसले लेने से पहले सरकारों को ये भी सोचना चाहिए कि देश के अलग अलग राज्यों की अदालतों ने इस फिल्म पर रोक की अपीलों को खारिज कर दिया था। द केरला स्टोरी को जिस तरीके से वेस्ट बंगाल की सरकार ने बैन किया है, मैं उसको कंडेम करता हूं। जब जुडिशरी ने इस प्ली को रिजेक्ट किया, बैनिंग के प्ली को, तो फिर थोड़ी बहुत तो आई थिंक पॉलिटिकल विल होना चाहिए कि हम जुडिशरी की इज्जत करें, सीबीएफसी की इज्जत करें। पश्चिम बंगाल की सरकार ने फिल्म पर रोक लगाई तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे टैक्स फ्री करने का ऐलान किया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री का दावा है कि वो चाहते हैं कि लोग इस फिल्म को देखें और अपने आसपास घड़ी जा रही साजिश को समझें। साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले पर भी तंज कसा। उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही कह चुकी है कि द केरला स्टोरी को हम टैक्स फ्री करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश के लोग इसको देखें और समझें कि हिंदुस्तान के दूसरे भूभाग में किस ढंग से हमारी बहनों के साथ अत्याचार, अनाचार हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, और सतर्कता बढ़ते हुए अपने परिवार को, अपने संस्कारों को, अपने बच्चों को संभालें। ये पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है तुष्टीकरण के तहत हो रहा है और आप अच्छी तरह जानते हैं कि प्रदेश की जनता, देश की जनता कभी इसको स्वीकार नहीं करेगी। इस सब के बीच राजनीतिक विरोधी दलों के द्वारा इस फिल्म को प्रोपेगेंडा बताए जाने पर न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि केंद्रीय कैबिनेट से भी प्रतिक्रिया सामने आई। प्रोपेगेंडा किस चीज के लिए है ये तो पूछिए उनसे पूछिए कि क्या ऐसा चल नहीं रहा। मैं आपको आंकड़ों के साथ बता सकती हूँ और आंकड़े फिल्म में भी दिए हैं, जहाँ पे सिंगल लड़कियां जिनके घर परिवार में एक इकलौती बेटी होती है, जमीन जायदाद जो है लड़की की ही होनी है माता पिता के बाद, केरल में सबसे ज्यादा उन लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। ये प्रोपेगेंडा कैसे हो सकता है? हकीकत को बयान करना किसी किस्म का प्रोपेगेंडा नहीं है, सच्चाई को बयान करना किसी किस्म का प्रोपेगेंडा नहीं है। आप चूंकि हैरान हैं, आप चूंकि शौक है, आपके नैरेटिव के खिलाफ ये सारी चीजें हैं, इसीलिए आप शौक में हैं और आप इस फिल्म को बैन करने की मांग कर रहे हैं। बहुत ही शर्म की बात है। वहीं फिल्म के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन का कहना है कि फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने पर जिन लोगों ने उनकी निंदा की थी, फिल्म रिलीज होने के बाद जब उन्होंने फिल्म देखी तो अपने व्यवहार के लिए उन्होंने माफी मांगी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कहा कि विवाद में पड़ने की जगह लोगों को ये फिल्म पहले देखनी चाहिए और हालात को समझना चाहिए। Since our teaser was released and eventually when our trailer was released, we were getting lot of hate messages, lot of threat calls, threat messages. But once the film is released, then everything has started coming down. And so far we got 3 such messages in public forum. It is not like it is any concocted or any fabricated thing. We got 3 apology. That in 3 cases people said that those guys who were abusing us,
they said sorry that we did not see the film. After seeing the film, we think you have done a great job. मुझे लगता है कि द केरला स्टोरी इसको देखकर हमारी जनता समझ पाएगी कि किस तरीके की साजिश हमारे समाज को खोखला करने के लिए, हमारे समाज को कमजोर करने के लिए एक साजिश रची जा रही है और उससे हम सबको आगाह होना चाहिए। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले पर राजनीति भी गरमाई हुई है और इस सब के बीच फिल्म रिलीज भी हो चुकी है। अब दर्शक इसे क्या सियासी नजरिए से देखेंगे या अपनी आंखों से पूरी फिल्म देखकर सियासी नजरिए को उतार कर दूर फेंक देंगे, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच द केरला स्टोरी पर बैन के खिलाफ दाखिल याचिका की सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। दूसरी ओर बिहार में जहां बीजेपी ने फिल्म को टैक्स फ्री की मांग कर रही है, तो कांग्रेस और आरजेडी ने बैन की मांग की है। द केरल स्टोरी एक ऐसी फिल्म जिसने देश की सियासत को गरमा रखा है। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के बाद बिहार में भी फिल्म पर बैन लगाने की मांग तेज हो गई है। आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने फिल्म द केरल स्टोरी पर बैन लगाने की मांग की है। इस फिल्म को भी सरकार प्रतिबंधित करे, क्योंकि इस देश को खतरा इस तरह की मानसिकता से है। इस तरह के फिल्मों को हम लोग कतई स्वीकार नहीं कर सकते हैं, जो फिल्में समाज में नफरत फैलाए। वहीं जेडीयू नेता केसी त्यागी का कहना है कि वो विचारों की स्वतंत्रता के पक्षधर हैं, लेकिन कश्मीर फाइल से लेकर द केरला स्टोरी तक एक खास वर्ग को प्रभावित करने और अपना पॉलिटिकल एजेंडा चलाने की कोशिश हो रही है। कश्मीर फाइल से लेकर के और केरला स्टोरी तक ये एक वर्ग विशेष को प्रभावित करने के लिए और अपने पॉलिटिकल एजेंडे को चलाने के लिए ये किया जा रहा है। जबकि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बाद बीजेपी विधायक नितिन नवीन ने भी यूपी और एमपी की तरह बिहार में भी फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग कर दी है। मेरा मानना है कि सभी राज्य सरकारों को इस पिक्चर को टैक्स फ्री करना चाहिए। लव जिहाद की कहानी पर बनी फिल्म द केरल स्टोरी ट्रेलर लॉन्च होने के बाद से ही विवादों में है। एक पक्ष फिल्म को प्रोपेगेंडा बताने में लगा है, तो दूसरा पक्ष फिल्म में सच दिखाने का दावा कर रहा है। यूपी और एमपी में फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया, तो दूसरी ओर तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में फिल्म पर बैन लगा दी गई। फिल्म पर बैन के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है और 12 मई को सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी। तब तक सियासत ऐसे ही चलती रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश और पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। ट्रांसपोर्टेशन के पारंपरिक तरीकों को दरकिनार कर ड्रोन के जरिए अब ब्लड की डिलीवरी संभव हो सकेगी। जी हां, भारत में पहली बार ड्रोन के जरिए ब्लड की डिलीवरी करने का सफल ट्रायल किया गया। ड्रोन की मदद से भारत में अब ब्लड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकेगा। ड्रोन से खाने के पैकेट की डिलीवरी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन भारत में पहली बार ड्रोन से ब्लड बैग की डिलीवरी की गई। एक्सीडेंट या दूसरी मेडिकल इमरजेंसी के दौरान खून की जरूरत पड़ती है, तो वक्त पर ब्लड की डिलीवरी हो सकेगी और मरीज के इलाज में देरी भी नहीं होगी। ये इतिहास में पहली बार हुआ है जब एक जगह से दूसरी जगह ब्लड पहुंचाने के लिए ड्रोन का सहारा लिया गया। दरअसल दिल्ली में ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ड्रोन से ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स की डिलीवरी का सफल प्रयोग किया है। दरअसल ब्लड ट्रांसपोर्टेशन में सही तापमान मेंटेन करने समेत कई चुनौतियां होती हैं। इस प्रयोग में यह देखा गया कि क्या ड्रोन से ब्लड डिलीवरी में ब्लड को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा। आज के ड्रोन की खासियत है, इसमें ब्लड जा रहा है और ब्लड के प्रोडक्ट्स जा रहे हैं, जिनको कि हमें 4 डिग्री फ्रिज में रखना होता है या कि फ्रीजर में रखना होता है। तो ये टेम्परेचर मेंटेन करते हुए, और ये क्योंकि ये ब्लड है कि इसको उड़ने से, किसी तरह की वाइब्रेशन से, उसमें किसी तरह की कोई खराबी नहीं आए, इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो ये प्रयोग करके पाया गया है कि हम टेम्परेचर भी मेंटेन कर सकते हैं और हम इसको इसमें ब्लड में कोई किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती है इस ट्रांसपोर्टेशन से। ICMR को ड्रोन प्रोजेक्ट से काफी उम्मीदें हैं। भविष्य में ड्रोन के जरिए न सिर्फ ब्लड डिलीवरी का वक्त काफी कम होगा, बल्कि ऑर्गन ट्रांसपोर्टेशन जैसा मुश्किल काम भी आसान हो सकेगा।
पहाड़ी इलाकों या दूर दराज के मुश्किल क्षेत्रों में इस काम के लिए ड्रोन का इस्तेमाल लोगों की जान बचाने में काफी। न्यूज़ 18 प्राइम में फिलहाल इतना ही।